हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए एनटीए नेट कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। As per the RBI Act 1934, the following functions are described as the function of central bank। यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से फंक्शंस है जो कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बताते हैं? बैंकिंग, एडवाइजरी, सुपरवाइजरी या प्रमोशनल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे एडवाइजरी की बात करें तो देखिए सेंट्रल बैंक के लिए बैंकिंग फंक्शन होता है, एडवाइजरी फंक्शन नहीं होता इसका। ठीक है, एडवाइजरी नहीं होता, ये एडवाइस नहीं करती, सुपरवाइजर करती है ये, और ये प्रमोशनल फंक्शन ये प्रोवाइड करती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका काम होता है जो भी बैंकिंग फंक्शंस हैं, एडवाइजरी फंक्शंस एंड प्रमोशनल फंक्शंस है, ये काम करवाना। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर ये दे रखा है फिशिंग इज एन अटेम्प्ट टू एक्वायर। फिशिंग का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा फिशिंग के अंदर जो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, उसके थ्रू यहाँ पर वो मतलब एक तरह से हैकिंग सिस्टम हो गया। यहाँ पर वो सारी चीजें आपकी लोग ले लेते हैं। ठीक है, कोई अदर पर्सन, थर्ड पार्टी यूज कर रही है उसको। तो फिशिंग एक अटेम्प्ट है जो कि एक्वायर करता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एक्सेट्रा। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज कॉल मनी। अब कॉल मनी क्या है? तो फ्रेंड्स, कॉल मनी वो मनी होती है जो कि किसी एक दिन में मनी एक दिन या एक नाइट के लिए उसको बोरो या लैंड किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, मनी बोरोड और लैंड फॉर अ डे और अ ओवरनाइट। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज। तो रीजनल रूरल बैंक की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? तो इस बहुत ही सिंपल है, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ए राइट आंसर है नाबार्ड। रीजनल रूरल जितनी भी बैंक्स होती हैं उनकी ये रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम करती है। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following is not ensured to the consumer in the globalization? ग्लोबलाइजेशन में कंज्यूमर के लिए कौन सी चीज यहाँ पे इंश्योर नहीं की जाती? लोअर प्राइसेस, बेटर सिलेक्शन, क्लियर ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर इम्प्रूव्ड सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो उसमें लोअर प्राइसेस की बात की जाती है, बेटर सिलेक्शन की बात की जाती है एंड इम्प्रूव्ड सर्विसेज की बात की जाती है। लेकिन उसके अंदर क्लियर ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग किसी भी तरह की इंश्योरिटी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है करेक्ट वो राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ आते हैं, इन इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पे तो फ्रेंड्स देखिए, कोटा हमारा, एक्सपोर्ट कंट्रोल और एंटी डंपिंग लॉ, ये सारे हमारे टैरिफ नॉन टैरिफ ना होके टैरिफ ट्रेड बैरियर है। जबकि यहाँ पे नॉन टैरिफ पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इम्पोर्ट बैन्स। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें लिस्ट दे रखी है, लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें सही आंसर यहाँ फाइंड आउट करना है। करंट अकाउंट, कैपिटल, यूनिलेटरल पेमेंट्स और ऑफिशियल सेटलमेंट, ये हमारे किससे रिलेटेड है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप अब यहाँ पे हमें करंट अकाउंट दे रखा है। करंट अकाउंट हमारा किससे रिलेटेड है? ये हमारा रिलेटेड है रिप्रेजेंटेशन से। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट हमारा, अगेन हम अगर बात करें, सॉरी, करंट अकाउंट जो है वो हमारा विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से है। कैपिटल अकाउंट हमारा ऑफिशियल कैपिटल से है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए का 4 एंड बी का यहाँ पर फर्स्ट, ये कहाँ मिल रहा है? ए का 4, बी का फर्स्ट। तो देखिए, ए कट गया हमारा, डी कट गया। अब उसके बाद हमें देखना है यूनिलेटरल पेमेंट्स के लिए क्या बात की जा रही है। तो यूनिलेटरल पेमेंट्स के लिए रिपरेशंस हैं, यानी कि सी का हमारा थर्ड। तो सी का थर्ड देखिए, ये हमारे ऑप्शन सी में है, तो बी बी कट गया, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट हमारा किससे रिलेटेड है? ये हमारा रिलेटेड है रिजर्व फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा है कृषि विशेष उपज योजना, ए का थर्ड। अब ए का थर्ड देखिए कहाँ पर है? तो ए का थर्ड हमें ऑप्शन सी और डी में दे रखा है, यानी कि हमारा ए कट गया और बी कट गया। अब देखिए, डीईपीवी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक।
तो एक फोर्थ का क्या हो गया, सेकंड। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, डी हमारा क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंसी ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक की इसमें से कौन सी एजेंसी नहीं है। हमने 5 ग्रुप की बात की थी वर्ल्ड बैंक के अंदर, तो आपको पता होगा एडीबी 5 ग्रुप में नहीं आती है, जबकि मीगा, आईसीएसआईडी और आईडीए इनके अंदर आती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें ईयर्स दे रखे हैं यूरोपियन यूनियन का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर हमें दे रखा है यूरोपियन यूनियन का, और नीचे इनके कोड दे रखे हैं। ठीक है, ये है इनके कोड। तो आप यहाँ पे पता लगाइए कि इसमें किसका कोड सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका ए का जो ऑप्शन है, ए का यहाँ पर देखें, यूरोपियन यूनियन जो है वो हमारी किससे रिलेटेड है, यूरोपियन यूनियन है 1992 का, यानी कि ए का हमारा 2 हो गया। वहीं अगर हम बात करें हमारी बी ऑप्शन की, यानी कि EFTA, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका है 1960, यानी कि बी का हमारा हो गया 4। वहीं अगर हम सी की बात करें, कैरिकॉम, जिसको कैरिबियन कम्युनिटी भी बोला जाता है, इसका टाइम पीरियड है 1973। ठीक है, तो यानी सी का हमारा क्या हो गया, फर्स्ट। तो देखिए ये कहाँ मैच कर रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पे WTO के ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, वो हमें बताने हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेंबर कंट्रीज, क्या ये है ऑब्जेक्टिव। फिर है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट है टू एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। फोर्थ है यहाँ पर टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स। फिफ्थ है टू इंक्रीज ट्रेड ऑफ सर्विसेज। तो देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ भी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स ये भी करेक्ट है, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड ये भी हमारा सही है, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो ये भी सही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेंबर कंट्रीज। फ्रेंड्स ये टेक्नोलॉजी पर बात नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा कट गया। तो देखिए हमें यहाँ पे देखना है 2, 3, 4, 5। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन हैम्पर्ड बाय द बर्डन ऑफ मैनी कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी सीक्स टू लिबरेट द इंडस्ट्रियल फ्रॉम द सिकल्स ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो असर्शन 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उसका जो रीजन दे रखा है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें दे रखे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर क्या क्या चीज यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो बिजनेस एथिक्स एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात इंटरनल एनवायरनमेंट में की जाती है। वहीं सेकंड ऑप्शन में देखें तो बिजनेस एंड मैनेजरियल पॉलिसी की बात इंटरनल एनवायरनमेंट करता है, बिजनेस डेवलपमेंट की भी बात की जाती है। वहीं गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। वहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन भी इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट 2, 3 एंड फिफ्थ हमारा करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट 2, 3 एंड फिफ्थ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें मैचिंग दे रखी है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे चेक करना है। फर्स्ट, 7th, 11th एंड 13th, ये 1951, 1977, 1998 या फिर 2007, और ये हमारी रिपोर्ट सबमिट का टाइम है 1953, 1978, 2000 एंड 2000, और ये इनके चेयरमैन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 55 क्वेश्चन के अंदर, तो ये 11th में जो दे रखा है ये हमारा करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, 1990, 2000 एंड NKP सेल्फ, तो ये गलत कॉम्बिनेशन है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अ फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स केयरफुल स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू। तो फ्लेक्सिबल बजट की बात करें यहाँ पर हम, तो देखिए यहाँ पर फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये सारी चीजों की स्टडी की जाती है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन होता है फ्लेक्सिबल बजट के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स एट कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग
कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है उसका एम क्या होता है, किस चीज को कलेक्ट करना और उसकी रिपोर्टिंग करना होता है। डिपार्टमेंटल वाइज करते हैं, कॉस्ट वाइज, फंक्शन वाइज या फिर प्रोडक्शन वाइज। तो यहाँ पर देखें तो देखिए इसके अंदर कॉस्ट सेंटर वाइज इसको कॉस्टिंग की जाती है, इसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे दे रखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड एज। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से कंप्यूट किया जाता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंप्यूट करने के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट रेशियो इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमें यहाँ पे बात की जा रही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल्स और प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 2 से 3 मेथड हैं कैलकुलेट करने के, तो आपको याद होगा। अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इस तरह से हम निकालते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें दे रखा है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी इज कंसिडर्ड एज। तो जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है सब्सिडरी कंपनी का, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, तो ये एज अ कैपिटल प्रॉफिट इसको माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पे हमें असर्शन और रीजन दे रखे हैं। The financial statement prepared on historical cost basis result into an erosion of capital in the long run। तो देखते हैं आगे, मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर करंट परचेजिंग पावर टेक्निक ओनली में कंटेन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की हिस्टोरिकल बेसिस पर, तो ये तो करेक्ट है। उसी हिसाब से यहाँ पे मेंटेन करने की बात कर रहे हैं बुक्स को करंट परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग, तो ये भी यहाँ पे बात सही कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो दोनों सही है, लेकिन इसके थ्रू इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ए और बी ट्रू तो है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडिएट्स फॉर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज इन इंडिया आर। अब जो सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के अंदर, उसके इंडिया में वो कौन कौन से हैं? इन्वेस्टर्स हैं, जॉबर्स हैं, ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स हैं, या फिर पोर्टफोलियो कंसल्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जॉबर्स भी होते हैं, ब्रोकर सब ब्रोकर्स भी होते हैं और पोर्टफोलियो कंसल्टेंट भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ लीज रिक्वायरिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द फाइनेंसर एंड लेसर इज नोन एज। तो देखिए ये हमारे कहलाते हैं लिवरेज्ड लीज, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर आपको किसी एक या दो का भी पता है तो आप इजिली इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता होगा सबसे पुराना कौन सा है, बीएससी। बीएससी का टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे कर देती हूँ मैं ऑप्शन 1, ठीक है, इस तरह से लेके देख लीजिए, या फिर आप तो 3 का क्या हो गया 1। अब देखिए वही एनएससी है, एनएससी का टाइम पीरियड क्या है 1992, यानी कि ए का क्या हो गया 2। तो देखिए ये हमारा कहाँ मैच कर रहा है, ए का 2 और सी का 1 ऑप्शन ए में कर रहा है। एक बार नीचे और देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो देखिए ए का 2 हमारा, यानी कि ये तो कट गए सी और डी। अब देखिए सी का लेकिन 1 था तो हमारा ऑप्शन बी भी कट गया, सी भी कट गया, डी भी। अब ऑप्शन ए बचा तो ए करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए ऑप्शन जे एमसीएक्स एसएक्स जो है ये हमारा 2008 का टाइम पीरियड है। वहीं अगर हम बात करें इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि आईसीईआई, तो इसका टाइम पीरियड है 2000, तो ऑप्शन डी का हो गया 3rd, तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, मोनोपोलिस्टिक्स प्रेफर टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट्स विद। अब मोनोपोलिस्टिक्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट को मार्केट में किस बेसिस पर वो सेल करते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक की बात की जाए तो ये मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं जब इलास्टिक डिमांड होती है, इलास्टिक डिमांड के बेसिस पर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, in the long run under perfect competition all firms invariably get only normal profit।
नेक्स्ट है ऑल फर्म्स इनकर मिनिमम एवरेज कॉस्ट एंड इनकर नो सेलिंग कॉस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारी जो फर्स्ट जो दे रखी है असर्शन वो हमारी यहाँ पे गलत है, ठीक है। लॉन्ग रन की बात यहाँ पे नहीं होती है इसमें नॉर्मल प्रॉफिट को लेकर। वहीं अगर हम देखें तो जो हमारा रीजन है ये हमारा सही तो है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, असर्शन ए हमारी गलत है जबकि रीजन जो दे रखा है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए अगेन हमारे पास असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू accommodate the various categories of buyers. Next है its aim at increasing sales and revenues and driving the competitors out from the market. तो हम देखें यहाँ पर, तो हमारा जो यहाँ पर बात की जा रही है डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रक्चर की एकोमोडेट करते हैं वेरियस कैटेगरीज ऑफ वायर्स को, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो एम्स है इंक्रीजिंग सेल करने का, यहाँ पर वो ड्राइविंग करता है कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से आने में, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारा असर्शन है वो सही है और हमारा जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर। अब जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है वो किसके लिए अप्रोप्रिएट है? प्रोडक्ट टेलरिंग, पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग, रिफ्यूजल प्राइसिंग या फिर मोनोपोली प्राइसिंग के लिए। तो ये हमारी बेस कॉस्ट प्राइसिंग जो होती है वो हमारी प्रोडक्ट टेलरिंग के लिए होती है, पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग के लिए होती है और रिफ्यूजल प्राइसिंग के लिए होती है, जबकि मोनोपोली की ये बात नहीं करती है। इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉर प्रोमोटिंग सेल्स एडवर्टाइजिंग एंडेवर्स मे बी मेड एज पर दी। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है कॉम्पिटेटिव पैरिटी भी होती है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क भी होता है और ऑल वन कैन अफोर्ड भी होता है, जबकि टाइट सेल की बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है in the hypothesis testing procedure a researcher may commit type second error in which of the following condition। अब टाइप एरर सेकंड एरर जो होती है वो किस कंडीशन में की जाती है? तो ये की जाती है जो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स जो होती हैं वो एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, यानी कि फॉल नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब ये हमारी जो सेकंड एरर है वो हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। आप ऐसे याद रखिए, जो नल हाइपोथेसिस होगी, गलत नल हाइपोथेसिस को अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो टाइप सेकंड एरर है, ठीक है, और अगर हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो टाइप वन एरर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेंटिनेट्स इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई पॉपुलेशन है फ्रॉम विच अ सैंपल इज ड्रॉन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा मीन से है, विल बी नॉर्मल फॉर ऑल सैंपल साइज, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द मीन ऑफ द एसडीएम इज द पॉपुलेशन मीन, ये भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आ रहा है कि if the population is not normal from which the sample is drawn, the SDM is not normal for any sample size। तो फ्रेंड्स ये वाली जो बात है वो यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल फ्रॉम विच अ सैंपल इज ड्रॉन, द एसडीएम अप्रोचेस नॉर्मली एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस। यस, ये वाली बात भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स इवेजन। अब टैक्स इवेजन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? सबमिटिंग मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स, यस ये टैक्स इवेजन है। नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ इनकम अर्न, ये भी टैक्स इवेजन का पार्ट है। सप्रेजन ऑफ फैक्ट्स, ये भी टैक्स इवेजन का पार्ट है। इंटरप्रिटेटिंग द टैक्स लॉज इन वन ओन वे टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, ये टैक्स इवेजन का पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है Which one of the following is not the purpose of performance monitoring research? अब performance monitoring research की यहाँ पे बात की जा रही है, तो देखिए to provide feedback for evaluation and control, यहाँ पे इसका पर्पस नहीं है।
to indicate things that are not going as planned, to help the organization to plan various activities. Next है to it is required to explain why something went wrong. तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिसर्च है इसमें से उसका कौन सा पर्पस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है टू हेल्प द ऑर्गेनाइज टू प्लान वेरियस एक्टिविटी, ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिसर्च का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है the transformation of raw data into a form that will make them easy to understand and interpret. Rearranging and manipulating data to generate information is called. अब किसी भी रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करना और उसको इजी अंडरस्टैंड बनाने के लिए इंटरप्रेट, रीअरेंज करना, मैनिपुलेट करना, उसको जनरेट करने, इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए वो क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, कैजुअल और एक्सप्लोरेटरी। तो इस तरह की रिसर्चेस हमारी कहलाती हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि यहाँ पर आपने उसको एनालाइज किया है, रीअरेंज किया है, मैनिपुलेट किया है, इंटरप्रेट किया है, मतलब आपने पूरे उसकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर डाली है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी ए जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, सॉरी, बी राइट आंसर होगा। रिसर्च नहीं होगा फ्रेंड्स, ये एनालिसिस कही जाएगी, क्योंकि ये अभी हमारा हमने उसकी जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसको हमने अरेंज किया है, तो अभी हमने एनालिसिस किया, रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है। रिसर्च तो अभी हम यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे, हाइपोथेसिस लगाएंगे, तब रिसर्च कंप्लीट होगी। अभी बस हमने जो भी डेटा है उसको अरेंज किया है, मैनिपुलेट किया है अपने अकॉर्डिंग, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग, इसलिए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का पार्ट है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर नेक्स्ट है असर्शन और उसके बाद है रीजन। तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है The span of management at the upper level is generally narrow while at lower level span is wide. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारा अपर लेवल पे तो नैरो होता है जबकि लोअर लेवल पे वाइड होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। वहीं बोले द टास्क एलोकेटेड टू सबऑर्डिनेट एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर मोर स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज एंड दस मेक सुपरविजन इजी एंड सिंपल। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लोअर लेवल पे उनको सारी चीज स्पेसिफाई की जाती हैं, उनको जो भी उनकी सुपरविजन है उसको इजी और सिंपल बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है, वो असर्शन ए करेक्ट है, रीजन आर भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आई होप आपको आज के क्वेश्चंस भी पसंद आए होंगे। ये थोड़ा लेवल थोड़ा मॉडरेट था, तो आई होप आपको सारी चीजें इजी क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।